नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के लिए एक औपचारिक भोज आयोजित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि कतर के साथ भारत के संबंध सदियों पुराने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कतर में रहने वाले भारतीयों की अच्छी देखभाल करने के लिए कतर के अमीर और लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के लोग सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और परंपराओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भोज में शामिल हुए। पीएम मोदी और कतर के अमीर की नई दिल्ली में हुई मुलाकात में बड़े फैसले हुए। भारत और कतर के बीच कई सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। दोनों देशों ने रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने पर सहमति जताई। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय निवेश संबंधी बातचीत में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देश मनी लॉन्ड्रिंग, नशीली दवाओं की तस्करी, साइबर अपराध और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने में सहयोग पर भी सहमत हुए। दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया संकट पर विचारों का आदान प्रदान किया और संवाद और कूटनीति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया। पश्चिमी नौसेना कमान के पूर्व कमांडर इन चीफ शेखर सिन्हा ने भारत कतर संबंधों को लेकर कहा कि कतर के अमीर का भारत दौरा काफी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले कतर दौरे के बाद से दोनों देशों के संबंधों में और प्रगाढ़ता आई है। भारत कतर संबंधों को लेकर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम में उपनिदेशक कबीर तनेजा ने कहा कि कतर ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत की पश्चिम एशिया नीति के परिप्रेक्ष्य में भी कतर को काफी अहम बताया। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनके परिवार के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान हमारे बीच कई विषयों पर बेहद दिलचस्प बातचीत हुई। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सपरिवार संसद भवन का दौरा किया। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने सुनक और उनके परिवार का स्वागत किया। दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल का जवाब आज मिल जाएगा। सभी 48 नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज बुलाई गई है। इस बैठक में विधायक अपना नेता चुनेंगे और वही दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। हालांकि पार्टी विधायक दल की बैठक से पहले केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिनकी मौजूदगी में नेता का चयन होगा। सीएम पद के लिए पिछले कुछ दिनों से जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, सतीश उपाध्याय और आशीष सूद जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। नई सरकार के शपथ ग्रहण की जोर शोर से काफी भव्य तैयारियां चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह कल रामलीला मैदान में होगा। शपथ ग्रहण समारोह कल रामलीला मैदान में होने के साथ ही भाजपा के कई बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह की शोभा और आकर्षण में किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए, इसका पूरा खास ख्याल रखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में एक बार फिर अपना दबदबा कायम किया है। 66 नगर पालिकाओं के आम चुनाव और 2 नगर पालिकाओं के उपचुनाव के नतीजों में भाजपा ने 62 पर कब्जा किया है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान शुरू होने से पहले भाजपा ने 8 सीटें निर्विरोध जीत ली थीं, जबकि शेष 52 सीटों के लिए मतदान हुआ। इनमें से भाजपा ने 40 सीटें जीती, जबकि विपक्ष ने 11 सीटें हासिल की।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कल नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने गुवाहाटी में होने वाले 2 दिवसीय मेगा बिजनेस समिट के बारे में गृह मंत्री को बताया और इसे सफल बनाने के लिए उनसे मार्गदर्शन मांगा। असम के मुख्यमंत्री ने बिजनेस समिट में प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की उम्मीद के लिए असम सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया। गृह मंत्री ने शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए शर्मा के प्रयासों की सराहना की। केरल के मलप्पुरम जिले में एरिकोड के 7 साइड फुटबॉल के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। पटाखों के मिसफायर होने के कारण स्टेडियम के अंदर भगदड़ की स्थिति मच गई, जिसके कारण मैच देखने आए 20 लोग घायल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कथित फर्जी CSR फंड घोटाले के सिलसिले में केरल में कई स्थानों पर छापेमारी की। घोटाले में जालसाजों ने लैपटॉप, 2 पहिया वाहन और घरेलू उपकरण आधी कीमत पर देने का झूठा वादा करके केरल भर में कई लोगों से पैसे ठगे थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना की जांच पर भ्रामक मीडिया रिपोर्ट्स पर भारतीय रेलवे ने स्पष्टीकरण दिया है। स्टेशन पर शनिवार को हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में गलत और भ्रामक जानकारी दी गई है। इन रिपोर्ट्स में RPF जांच रिपोर्ट के हवाले से दी गई जानकारी असत्य है। इस घटना की जांच के लिए उत्तर रेलवे की 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति इस घटना की जांच कर रही है, जिसके तहत अब तक 100 से ज्यादा व्यक्तियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। समिति सभी बयानों की गहन जांच करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली स्थित निर्वाचन आयोग कार्यालय में अपना कार्यभार संभाला। उनकी नियुक्ति कल चुनाव आयोग के प्रमुख के रूप में राजीव कुमार के कार्यकाल के समापन के बाद हुई है। 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने के बाद जनवरी 2024 में सहकारिता मंत्रालय में सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन की कार्यकारी समिति के 77वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। गुजरात विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र का आरंभ राज्यपाल के अभिभाषण से होगा। राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई कल बजट पेश करेंगे। इस सत्र में 4 विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। बजट सत्र 28 मार्च को संपन्न होगा। संसदीय एवं विधायी मामलों के राज्य मंत्री प्रफुल्ल पंचेरिया ने बताया कि सत्र में गुजरात क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव करने वाला एक अन्य विधेयक भी चर्चा के लिए लाया जाएगा। मिजोरम विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल जनरल सेवानिवृत्त विजय कुमार सिंह के पारंपरिक अभिभाषण के साथ शुरू होगा। इस सत्र के लिए विधानसभा अध्यक्ष लालबिया कस्मा ने राज्य विश्वविद्यालय विधेयक सहित 4 सरकारी विधेयक को पेश करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा 3 अन्य सरकारी विधेयक विधानसभा अध्यक्ष के पास स्वीकृति के लिए लंबित हैं। नई CC की नियुक्ति की आलोचना करने पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि CC के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी बचकाना हरकत कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर राजनीतिक लाभ के लिए संविधान को कुचलने का आरोप लगाया। प्रधान ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर का उपहास और अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। दिव्य और भव्य महाकुंभ में पावन धरती प्रयागराज में श्रद्धालुओं का संगम में स्नान करने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 55.56 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में स्नान करने आए श्रद्धालु जल पर्यावरण संरक्षण जैसे सामाजिक संदेश भी लेकर जा रहे हैं। इसी कड़ी में जल कलश पहल महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जल कलश में कुंभ क्षेत्र में प्रयोग की गई पानी की बोतल को इकट्ठा किया जा रहा है और इन बोतलों को रिसाइकल करके उपयोग में लाया जाएगा, जिससे प्रकृति में इन प्लास्टिक की बोतलों का दुष्प्रभाव ना पड़ सके। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में मची भगदड़ के मामले में जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। प्रयागराज जिले में रहने वाले सुरेश चंद्र पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 17 में स्थित लोकल भारत के शिविर श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद द्वारा निर्मित एक विशेष कुटिया श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
इस शिविर में आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें यहाँ अपनी संस्कृति को गहराई से समझने का अवसर मिला। यहाँ का वातावरण उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ने का अनुभव दे रहा है। महाकुंभ 2025 पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक विवादित बयान दिया है। ममता बनर्जी ने प्रयागराज में आयोजित होने वाले दिव्य भव्य महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के महाकुंभ पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत काशी तमिल संगमम के 200 सदस्य समूह ने प्रयागराज और काशी होते हुए अयोध्या की यात्रा की। असम कभी अशांति के लिए सुर्खियों में बना रहता था, लेकिन पीएम मोदी के प्रयासों के बाद से पूरे असम में तेजी से शांति बहाली हुई है, तो विकास को नए पंख लगे हैं। कोकराझार लोग शांति और समृद्धि की ताजा हवा में सांस ले रहे हैं। तिरुपति में इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन 2025 का आगाज हो गया है। इस 3 दिवसीय कन्वेंशन में मंदिरों और उनकी परंपराओं से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की आज 395वीं जयंती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शासन, सैन्य रणनीति, नौसैनिक शक्ति और सामाजिक न्याय की ऐसी मिसाल कायम की जिसका प्रभाव आज भी भारत की राष्ट्र नीति में झलकता है। शिवाजी महाराज की जयंती उत्सव के अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली जुन्नार में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर भव्य मध्य रात्रि आतिशबाजी और लाइट शो का आयोजन किया गया। नागपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती के जश्न के रूप में लोगों ने सड़कों पर ढोल बजाए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुशल प्रशासक, युद्ध नीति के महायोद्धा के रूप में स्वराज्य की नींव रखी थी। शिवनेरी किले में भी एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज सुबह शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव कार्यक्रम में भाग लेंगे। धार्मिक नगरी उज्जैन में शिव नवरात्रि उत्सव का आगाज हो गया है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हर साल महाशिवरात्रि का त्योहार 9 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। और आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपना पदभार यानी कि अपना कार्यभार संभाला है। ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं जिसमें सीसी ज्ञानेश कुमार अपना कार्यभार संभालते हुए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। तो ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपना कार्यभार संभालते हुए सीसी के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है और उसके बाद आज अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। विभिन्न पदों पर रहे हैं ज्ञानेश कुमार। देश के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में आज उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ रहा है, आगे भी रहेगा। चुनाव आयोग की भूमिका पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने की हमेशा से रही है, आगे भी रहेगी। अपना कार्यभार संभालते हुए सीसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देश के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपना कार्यभार संभाल रहे। तो ज्ञानेश कुमार अपना 26वें सीसी के तौर पर पदभार संभालते हुए विभिन्न अलग अलग पदों पर वो रहे हैं।
जनवरी 2024 में सहकारिता मंत्रालय में सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए और मार्च 2024 में उन्हें निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। राजीव कुमार मंगलवार शाम को सेवानिवृत्त हुए और उनके बाद 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में आज ज्ञानेश कुमार अपना पदभार संभाल रहे हैं। ये ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी संपन्न कराने में हिस्सा रहे ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो नए कानून बने हैं उसके तहत पहले सीसी नियुक्त हुए हैं। 26 जनवरी 2029 तक ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल रहेगा। तमाम बड़ी जिम्मेदारियां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कंधों पर होगी, जिसमें आगामी चुनाव होने हैं और पदभार संभालते हुए अपना कार्यभार संभालते हुए मतदाताओं के साथ चुनाव आयोग हमेशा पारदर्शिता के साथ काम करता रहा है और यही प्राथमिकताओं को दोहराते हुए सीसी ज्ञानेश कुमार। एक अपील भी उन्होंने कार्यभार संभालते हुए की कि 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवा मतदाता राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान जरूर दें। मतदान के जरिए राष्ट्र निर्माण में वो अपनी भूमिका निभाएं। तो ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपना पदभार संभाला है। 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाला ज्ञानेश कुमार ने। अलग अलग पदों पर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है ज्ञानेश कुमार ने। 2027 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं और ये जिम्मेदारी भी अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कंधों पर होगी, जो ये चुनाव संपन्न करवाएंगे। उसके अलावा अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसकी भी जिम्मेदारी ज्ञानेश कुमार संभालेंगे। आज मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर अपना पदभार ग्रहण करते हुए तो तमाम बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। The heart of your kitchen is the LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Got it। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो,
जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको अगर पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों में बढ़ते हैं आगे। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने ऐसे नए अवसरों पर चर्चा की जिनसे दोनों देशों के बीच बाजार आधारित वित्तीय संबंधों को और मजबूत किया जा सके और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नया ऐप आरबी डाटा किया लॉन्च। इस ऐप में आंकड़ों के स्रोत, माप की इकाई, आवृत्ति और हालिया अपडेट जैसी जानकारियां भी दी गई हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को डेटा की पूरी जानकारी मिल सके। केंद्र सरकार ने पंजाब, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 15वें वित्त आयोग अनुदान किए जारी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि उनका मंत्रालय ओडिशा सरकार की मदद से इस राज्य को देश के रेशम केंद्र के रूप में करेगा विकसित। ग्रुप एम इंडिया की TYNY रिपोर्ट के अनुसार भारतीय विज्ञापन 2025 में 7% बढ़कर 1,64,137 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जिसमें 10,730 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होने का अनुमान। ग्रुप एम साउथ एशिया के CEO ने कहा कि भारत AI और डेटा गोपनीयता से संचालित मार्केटिंग क्रांति में सबसे आगे। शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में घटकर 6.4% हुई। वहीं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं में बेरोजगारी दर अक्टूबर-दिसंबर 2024 में घटकर 8.1% हो गई, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 8.6% थी। एलन मस्क की ईवी कंपनी टेस्ला लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत में करने जा रही है एंट्री। ऑनलाइन कैब बुकिंग की सुविधा देने वाली कंपनी उबर ने ऑटो के मामले में नियमों में बदलाव किया है। LIC ने कर प्रीमियम वाली स्मार्ट पेंशन योजना की शुरू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में रूस के साथ हुई वार्ता पर संतोष जताया। वहीं रूस ने अपनी मांग पर जोर देते हुए कहा कि वो यूक्रेन के लिए नाटो की सदस्यता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। जेलेंस्की ने बुधवार को होने वाली सऊदी अरब की यात्रा को अगले महीने तक के लिए किया स्थगित। इजरायल और हमास गाजा युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण के लिए अप्रत्यक्ष वार्ता शुरू। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने भी पुष्टि की है कि बंधकों की रिहाई के लिए काहिरा में एक समझौता हुआ है। भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत पी हरीश ने कहा कि तात्कालिक वैश्विक मुद्दों के लिए सुरक्षा परिषद में सुधार कोई विकल्प नहीं, बल्कि ये एक अनिवार्यता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी दूत ने जम्मू कश्मीर पर फैलाए जा रहे पाकिस्तान के दुष्प्रचार को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का वैश्विक केंद्र है और सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है। मध्य अमेरिकी देश कोस्टा रिका ने अमेरिका से निर्वासित अवैध भारतीय प्रवासियों को स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की। कोस्टा रिका के राष्ट्रपति रोड्रिगो चावेस रॉबल्स के कार्यालय ने घोषणा की है कि अमेरिका के वित्त पोषित कार्यक्रम के तहत आज से निर्वासन शुरू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत आज से हो रही है। प्रतियोगिता का पहला मैच आज मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और दुबई में खेला जाएगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत दुबई में 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ मैच के साथ करेगा। अमेरिका ने ओमान के खिलाफ 123 रन के लक्ष्य की सफलतापूर्वक रक्षा की। यह पुरुषों के वनडे क्रिकेट में किसी पूरे हुए मैच में सफलतापूर्वक बचाया गया सबसे छोटा लक्ष्य रहा। अमेरिका और ओमान के मैच में सभी 61 ओवर स्पिनर्स द्वारा किए गए। रणजी ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में गुजरात का सामना केरल से हो रहा है। रणजी ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक मुंबई ने 7 विकेट पर 188 रन बना लिए। विमेंस प्रीमियर लीग में मंगलवार को खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जॉइंट्स को 5 विकेट से हराया।
जवाब में मुंबई ने 16 ओवर 1 गेंद में 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल किया। विमेंस प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना यूपी वॉरियर्स से होगा। दिल्ली कैपिटल्स को अपने पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। महिलाओं के एफआईएच हॉकी प्रो लीग में स्पेन ने भारत को 4-3 से हरा दिया। इस टूर्नामेंट में यह भारत की पहली हार है। पुरुषों के एफआईएच हॉकी प्रो लीग में जर्मनी ने भारत को 4-1 से हराया। नोवाक जोकोविच ने पुष्टि की है कि वे कोच एंडी मर्रे के साथ अनिश्चित काल के लिए जुड़े रहेंगे। चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख ने सेल्टिक को 3-2 के एग्रीगेट से मात दी। दूसरे लेग में दोनों टीमों ने 1-1 से ड्रॉ खेला। बेनफिका ने मोनाको को 4-3 से एग्रीगेट से हराकर चैंपियंस लीग के अंतिम 16 में जगह बना ली है। क्लब ब्रूज ने अटलांटा को हराकर चैंपियंस लीग नॉकआउट प्लेऑफ के दूसरे लेग में जगह बनाई। मलयालम अभिनेता सिद्दीकी पर चल रहे यौन उत्पीड़न मामले पर एसआईटी टीम को उनके खिलाफ मिले पुख्ता सबूत। फिल्म छावा ने रिलीज के 5वें दिन 24.5 करोड़ रुपए की कमाई की। इसके साथ ही फिल्म का कुल कलेक्शन 116.5 करोड़ रुपए हुआ। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने की पंजाबी फिल्म मेहर की शूटिंग। फिल्म परम सुंदरी की शूटिंग का केरल शेड्यूल हुआ पूरा। महिला ड्रग माफियाओं पर आधारित एक नया ओटीटी शो डब्बा कार्टेल का ट्रेलर हुआ जारी। सलमान खान अभिनीत आगामी फिल्म सिकंदर का नया पोस्टर हुआ जारी। आशुतोष राणा और शिवा चड्ढा की फिल्म कौशल जी वर्सेस कौशल का ट्रेलर हुआ रिलीज। तुम्बाड़ के अभिनेता सोहम शाह की फिल्म क्रेजी का ट्रेलर हुआ रिलीज। सनी देओल की 1996 में रिलीज हुई फिल्म घातक 28 फरवरी को होगी री रिलीज। आमिर खान और सलमान खान की 1994 की फिल्म अंदाज अपना 27 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर री रिलीज के लिए तैयार। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी में मुख्य किरदार के रूप में अभिनेता मैट डेमन के नाम की हुई घोषणा। साथ ही फिल्म का पहला लुक भी हुआ जारी। हॉलीवुड फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ने भारत में 5वें दिन लगभग 52 लाख रुपए की कमाई की। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।